गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम अपना रेगुलर बैच स्टार्ट करेंगे। जो हमने 2 चैप्टर तो पढ़ लिए थे, इसमें इनकम टैक्स अपन पढ़ रहे थे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए। अब नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम है वो सितंबर में है, तो सितंबर के लिए प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी दी होगी, क्योंकि आईसीएआई ने डिक्लेयर कर दिया है कि अब 3 बार होंगे सीए फाउंडेशन और सी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट अब सितंबर में आएगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम आप समझते हैं, इनकम कमाने के तो बहुत से तरीके हैं, पर टैक्स वालों ने ब्रॉडली 5 कैटेगरी बनाई हैं, 5 हेड बनाए हैं, जिसमें उन्होंने इनकम को क्लासीफाई किया है। क्योंकि हर हेड में टैक्स की रेट अलग है और हर हेड में टैक्स के एडजस्टमेंट्स अलग हैं, इसलिए हेड्स बनाए गए हैं। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो अभी आप पढ़ेंगे। सैलरी मतलब जहाँ पे मालिक नौकर का संबंध होगा वो इनकम सैलरी हेड में आएगी। अगर आप कोई बिल्डिंग और प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं तो किराया जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। कोई बिजनेस प्रोफेशन करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। कोई आप कैपिटल असेट बेचते हैं, जो 11th से आप फिक्स असेट बोलते थे, जिनको आप इन्वेस्टमेंट कैपिटल असेट बेचते हैं, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। और कोई और इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो हम नेक्स्ट हेड स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें जो स्टार्टिंग में जो आपको दे रखा है, चार्ट दे रखा है, ये तो चार्ट तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा सैलरी हेड पढ़ लिया हो। मेन जो सैलरी हेड स्टार्ट है वो पेज नंबर 12 से है, तो अपन पहले पेज पूरा सैलरी चैप्टर पढ़ लेंगे। तो स्टार्टिंग का जो चार्ट है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, जो कि समरी है। सैलरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। सैलरी में कितने सेक्शन आपको पढ़ने हैं, तो आप 11 से एक्ट वर्ड तो समझ जाते हैं। एक्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में भी बता रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। एक्ट चैप्टर में बटा होता है, चैप्टर सेक्शन में बटे होते हैं। सेक्शन में जो चीज़ लिखी होती है आप उसे प्रोविज़न बोलते हैं। इसी तरह जो सैलरी हेड है उसमें आपको मेनली 3 सेक्शंस पे फोकस करना है। सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 17 पढ़ने हैं। तो प्रोविज़न पर्टेनिंग मतलब रिलेटिंग टू इनकम अंडर द हेड सैलरी। कोई इनकम सैलरी हेड में कब आएगी, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस आपको दे रखे हैं आर कंटेन इंक्लूडेड किए गए हैं। इन सेक्शन 15 में दे रखे हैं, 16 में दे रखे हैं और 17 में दे रखे हैं। Before learning the provision, it is essential to understand the important concept relating to salary. Sections को पढ़ने से पहले, सेक्शन के अंदर जो provisions हैं उनको समझने से पहले आपको सैलरी हेड के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी होगी, कुछ टेक्निकल वर्ड्स पढ़ने होंगे, तभी वो सैलरी हेड आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ये तो अभी स्टार्टिंग में बता दिया, जहाँ मालिक नौकर का संबंध होगा, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होगा, वहाँ आपको जो अमाउंट मिलेगा वो सैलरी हेड में आएगा। एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर, जो आपका मालिक आपको पेमेंट कर रहा है टू हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारी को, फॉर सर्विसेज रेंडर, जो कि उसने सर्विसेज दी है, रेंडर मतलब देना, वुड बी चार्जेबल, उस पर टैक्स लगेगा एज ए सैलरी। बिफोर एन इनकम कैन बिकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। कोई भी इनकम सैलरी में हेड में आने के लिए इट इज़ वाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट देयर शुड एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे रिलेशनशिप, कि पेयर और पे के बीच जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एम्प्लॉय का होना चाहिए। पेयर मतलब जो पे कर रहा है यानी एम्प्लॉयर होना चाहिए, वो पे मतलब जो रिसीव कर रहा है वो एम्प्लॉय होना चाहिए। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, वहाँ पे जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, चाहे वो कमीशन के नाम से मिल रहा है, चाहे वो फीस के नाम से मिल रहा है, चाहे वो सैलरी के नाम से मिल रहा है, चाहे बोनस के नाम से मिल रहा है, या वॉट एवर नेम कॉर्चिंग की पिंकी पब्लिक किसी भी नाम से मिल रहा है, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल, सुजाता एन एक्ट्रेस इज एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म। चोपड़ा फिल्म में सुजाता एक्ट्रेस एम्प्लॉयड है, देखिए उसे जॉब पे रखा है। वेयर शी इज़ पेड अ मंथली रेमरेशन ₹2 लाख, आपको मंथली रेमरेशन मिलेगा 2 लाख रुपए। आप इसे सैलरी बोल लें, इसे बोनस बोल लें, कमीशन बोल लें, इससे मतलब नहीं होगा। शी एक्ट इन वेरियस फिल्म प्रोड्यूस बाय वेरियस प्रोड्यूसर, वो डिफरेंट फिल्म जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए काम करती है। द रेमरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म डायरेक्टली पेड टू चोपड़ा फिल्म बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो समझते ही हैं, ठीक है, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर जो पैसे देते हैं, तो चोपड़ा फिल्म तो फिल्म बनाती है, डायरेक्ट करती है, और डिफरेंट प्रोड्यूसर से पैसा मिलता है और उस पैसे में से वो इस एक्ट्रेस को सैलरी का पेमेंट करते हैं। इन दिस केस ₹2 लाख विल कॉन्स्टिट्यूट सैलरी। यहाँ पे जो 2 लाख रुपए मिल रहे हैं वो सैलरी माने जाएंगे सुजाता को, इन द हैंड ऑफ सुजाता, सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट बिटवीन चोपड़ा फिल्म एंड सुजाता, क्योंकि उसे जॉब पे रखा है, उस चोपड़ा फिल्म ने हायर किया उस एक्ट्रेस को एज ए एम्प्लॉय। तो सुजाता को जो पैसे मिल रहे हैं वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड, सपोज इन द अबव एग्जाम्पल इफ सुजाता एक्ट इन वेरियस फिल्म, वो कई फिल्मों में काम करती हैं, एंड गेट फी फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर, डिफरेंट लोगों से उन्हें पैसा मिलता है, तो वो कहीं एम्प्लॉय नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रही है, राइट।
द सेम इनकम विल बी चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हेड में आएगी। सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे मालिक नौकर का संबंध नहीं है बिटवीन सुजाता और फिल्म प्रोड्यूसर के बीच में। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सर कैसे पता चलेगा मालिक नौकर का संबंध हो, तो समझ लीजिए जॉब में, जब आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, एक वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो अगर आप कहीं पे जब जॉब ज्वाइन करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें आपकी टर्म्स कंडीशन लिखी होती है कि आपको क्या काम दिया जाएगा, आपको सैलरी कब दी जाएगी, बोनस देने का क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन उसमें लिखी होती है। छुट्टी आप कैसे ले सकते हैं, कितनी लीव्स के लिए आप एलिजिबल हैं, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, एटसेट्रा। तो अगर उस एग्रीमेंट की जो हेडिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, आप कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, और आपको साइन करना होता है वो एग्रीमेंट पढ़कर कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, इसलिए वहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सेवा का अनुबंध, तो आप उसके एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो माना जाता है आपने एम्प्लॉय का रिलेशन क्रिएट किया है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको पेमेंट मिलेगा वो सैलरी हेड में आएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, नाम से पता चला सर्विस के लिए अनुबंध। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस अगर साइन करेंगे तो आप इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए जॉब नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं आप। तो इंडिपेंडेंट बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एग्रीमेंट साइन होता है, वहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। वहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आता है। जैसे मैं ठेकेदार हूँ, आपको मकान बनवाना है अपना, ठीक है, तो आप मुझे सामान ला के देंगे, मैं लेबर दूंगा और आपका मकान बना के दूंगा, मैं आपका नौकर थोड़ी हो गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन किया कि आपको सर्विस देने के लिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आपके अंडर में नहीं आता और आप मेरे अंडर में नहीं आते, हम दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं और मैं आपको काम करके देता हूँ, इसके बदले आप मुझे पैसे देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। ओके, तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस अगर आप साइन करते हैं तो आप एम्प्लॉय बन जाते हैं, आपको जो पैसा मिलता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एग्रीमेंट साइन करते हैं तो जो अमाउंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट है कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर आप पढ़ते हैं 11वीं क्लास से, कंपनीज एक पढ़ते हैं। डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करते हैं, डायरेक्टर फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकता है, जो एम्प्लॉय नहीं होता है कंपनी का, वो केवल बोर्ड मीटिंग में सलाह देने आते हैं, कंसल्टेंसी देने आते हैं। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। होल टाइम डायरेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि वो तो उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। होल टाइम डायरेक्टर हमेशा एम्प्लॉय माने जाते हैं, और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो उनके लिए देखा जाता है कि वो एज ए एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं कि या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन कर रहे हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन करते हैं तो वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं बनते हैं। कमीशन रिसीव बाय अ डायरेक्टर फ्रॉम अ कंपनी इज सैलरी इफ द डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखिए कंडीशन लगा दी, सैलरी हेड में तभी आएगा डायरेक्टर को जो भी आप रेम्युनरेशन देंगे, फी, कमीशन, बोनस देंगे, जब वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा। इफ़ हाउएवर द डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, द सेड कमीशन कैन नॉट बी चार्ज एज सैलरी, तो वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, बट हैज़ टू बी चार्ज आइदर एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, या तो बिजनेस प्रोफेशन हेड में आएगा अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी के तौर पे ज्वाइन करते हैं, और अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी के तौर पे ज्वाइन नहीं करते तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स। अब क्वेश्चन उठता है सर, हम पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ के आए हैं, 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप के एडजस्टमेंट पढ़े थे अकाउंट्स में। तो एक पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देती है फर्म, तो क्या फर्म जो पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन देती है वो सैलरी हेड में आएगा? नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो सेपरेट ट्रीट नहीं की जाती है। ऑल्दो अकाउंटिंग में तो सेपरेट ट्रीट करते हैं आप, पर वैसे वो सेपरेट एंटिटी होल्ड नहीं करती है, तो माना जाता है पार्टनर फर्म के नौकर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे ही सर्विसेज दे रहे हैं। तो पार्टनर को जो सैलरी बोनस कमीशन मिलता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है, सैलरी हेड में नहीं आता है, क्योंकि पार्टनर फर्म के नौकर नहीं माने जाते। सैलरी पेड टू अ पार्टनर बाय अ फर्म इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आप पढ़ चुके हैं अकाउंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट का यूटिलाइज करना। आप अपने जो कंपनी है, कोई फर्म है, वो सारे एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद जो अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करती है उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं आप।
एनी सैलरी देना, कोई बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड, चाहे आप किसी भी नाम से बुला लें, चाहे चिंकी पिंकी बबली बोल लें उस अमाउंट को, ड्यू टू और रिसीव बाय पार्टनर टू ऑफ अ फर्म शैल नॉट बी रिगार्डेड एट सैलरी, आप उसे सैलरी नहीं बोल सकते। द सेम इज चार्ज एज इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। दिस इज प्राइमरली मेन रीज़न ये है बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड इट्स पार्टनर इज नॉट दैट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इससे जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय, सेम वही MP MLA तो आप समझते ही हैं, जो जनता चुन के भेजती है जिनको अपने बिहाफ पर, वो सरकार के बनाते हैं और काम करते हैं देश के लिए। तो जो MP MLA होते हैं वो नौकर नहीं होते, तो खुद ही सरकार होते हैं, खुद ही सरकार इलेक्ट करके जॉब काम करते हैं। तो जो MP MLA को जो भी अमाउंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, क्योंकि सरकार के नौकर नहीं माने जाते। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो MP और स्टेट लेजिस्लेचर MLA इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड, सैलरी में नहीं आता है। सच पर्सन इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, यानी सिंपली एम्प्लॉय नहीं होते हैं। सच इनकम वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। एक वर्ड आया था यहाँ पे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वैसे तो आपको पता ही होगा पर नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक होता है P&L अकाउंट, आप 11th से पढ़ते हैं। एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। 3 अकाउंट आप पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? जनरली इंटरव्यू में जब आप जाते हैं, कई बार अकाउंट्स का जो इंटरव्यू होता है अकाउंटेंट के तौर पे, तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 3 तरह के P&L आप पढ़ते हैं 11th क्लास से, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बहुत ध्यान से समझ लें। P&L अकाउंट क्या होता है? बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो P&L अकाउंट बताएगा। P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप इनकम लिखते हैं, उसमें से एक्सपेंस घटाते हैं बिजनेस के। पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकता है। बैलेंस अगर पॉजिटिव आता है, एक्सपेंस कम है, इनकम चाहता है, तो आप उसे प्रॉफिट बोलते हैं। और लॉस भी हो सकता है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो लॉस हो सकता है। तो बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले, तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना सरकार को प्रॉफिट पे, तो टैक्स देने से पहले आपको क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ ये बताता है P&L अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूटिलाइज करना, उसे एप्रोप्रिएशन बोल लें या एप्लीकेशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, P&L एप्लीकेशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। टैक्स देने के बाद आपने टैक्स पे कर दिया कंपनी ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अब टैक्स देने के बाद कितना पैसा आपने यूटिलाइज़ किया, किस किस पर्पज़ के लिए, भाई कितना रिजर्व में डाला, सारा पैसा रिजर्व में डिविडेंड के तौर पे थोड़ी बांटेगी कंपनी, कुछ रिजर्व में डालेगी, कुछ इन्वेस्ट करेगी, कुछ डिविडेंड के तौर पे बांटेगी। तो आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्स पे करने के बाद आपने अपने प्रॉफिट को किस तरह यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उसे उसको दिखाने के लिए बनाया जाता है P&L एप्लीकेशन अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आफ्टर पेइंग टैक्स हाउ यूटिलाइज प्रॉफिट, ठीक है, आपने किस तरह प्रॉफिट को यूटिलाइज़ किया फॉर रिजर्व पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर डिविडेंड पर्पस, उसे शो करने के लिए आप P&L एप्रोप्रिएशन या एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एडजस्टमेंट तो आपको पता ही होगा, जब आप कोई गलती कर देते हैं जिसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ता है करंट ईयर पे, तो आपने रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्रियाँ की थी कि आप फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। पास्ट ईयर में कोई गलती हो गई जिसका पता आपको करंट ईयर में चलता है, जिसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ता है, तो प्रॉफिट बढ़ा है या घटाना है, तो फिर आप P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। P&L अकाउंट बिफोर टैक्स बताता है प्रॉफिट और लॉस, P&L एप्लीकेशन या एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर पेइंग टैक्स, आप अपने प्रॉफिट को किस किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन या एप्लीकेशन अकाउंट बताता है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की कोई मिस्टेक कर दी है अपने पास्ट ईयर में जिसका पता आपको करंट ईयर में चलता है, जिसका इफेक्ट आपके प्रॉफिट पे पड़ रहा है, तो बढ़ेगा प्रॉफिट या घटेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए जब अकाउंट खोलते हैं, बनाते हैं, उसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सेकंड, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। आप जॉब भी आप कई तरह की हो सकती है, आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं कहीं पे, फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम में क्या होता है, आप 2 घंटे यहाँ जॉब कर रहे हैं एक्स के यहाँ, 2 घंटे वाई के यहाँ जॉब कर रहे हैं, 2 घंटे जेड के यहाँ जॉब कर रहे हैं, टोटल आप 3 जगह जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम बेसिस पे। कई लोग ऐसा करते हैं स्पेशली डॉक्टर्स कि 2 घंटे इस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 2 घंटे उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, 2 घंटे उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है क्या पार्ट टाइम सैलरी जो मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको, चाहे 1 घंटा जॉब करें कहीं, चाहे 9 घंटे जॉब करें, मिलेगा तो सैलरी के नाम से पेमेंट, तो क्या वो सैलरी हेड में आएगा? बिल्कुल। टैक्स ने बोला कि आप चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हैं चाहे फुल टाइम जॉब करते हैं, तो वो अमाउंट सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। अगर आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करते हैं तो सबका टोटल सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है।
वंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट, एक बार जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है, आप कहीं पे जॉब ज्वाइन करते हैं, कहीं पे नौकरी ज्वाइन करते हैं, द इनकम इज़ टू बी चार्ज, तो जो इनकम मिलेगी अंडर हेड सैलरी, वो सैलरी हेड में ही आएगी। इट डज़ नॉट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज़ फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इफ़ फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय वर्क विथ मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के यहाँ काम करते हैं, सैलरी रिसीव फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर, तो जितने भी लोगों से आपको सैलरी मिल रही है, शुड बी क्लब, क्लब मतलब उसे ऐड किया जाएगा, क्लब शुड बी ऐड भी लिख सकते थे यहाँ पर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप CA जैसा कोर्स करते हैं या CS या CMA, तो इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद करता है कि ये जो लॉ के वर्ड हैं वही एग्जाम में यूज़ करें। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे शुड बी एडेड, पर एडेड वर्ड के लिए उतने अच्छे मार्क्स नहीं देगा टीचर, तभी तो कई लोग कहते हैं कि CA टफ हो जाता है। टफ इसलिए हो जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज लिख के आते हैं एग्जाम में और आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ जो टीचर हैं लॉ के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, तो आप यहाँ पे क्लब वर्ड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ एडेड, एंड ब्रॉट टू चार्ज फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और आपको टैक्स देना होगा। यानी अगर आप एक से ज़्यादा जगह भी काम करते हैं तो सभी एम्प्लॉयर की सैलरी क्लब होके आपको उस पर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोरगोइंग ऑफ सैलरी, नाम से पता चल रहा है फोरगोइंग मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 12 मंथ, आपको ये तो पता ही है कि आपका प्रीवियस ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है 23 और 31 मार्च 24 को ऐड होता है। आप पढ़ चुके हैं चैप्टर प्रीवियस ईयर क्या होता है। अब मान लीजिए आपने अपने एम्प्लॉयर से बोला कि 12 मंथ की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी किसी ऑर्फनेज को दान कर देना, अनाथ आश्रम को दान कर देना मेरे बिहाफ पर, और 11 महीने की मुझे दे देना, ठीक है। तो आपने 1 महीने की सैलरी छोड़ दी, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आप किसी की भलाई करना चाह रहे हैं, दान देना चाह रहे हैं, तो इसे आप ऑर्फनेज में दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं फोरगोइंग ऑफ सैलरी, कि आप अपनी सैलरी को छोड़ रहे हैं। तो आप भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर इससे टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर आपने सैलरी अर्न कर ली, कमा ली, अब मिलने के बाद आप उसको दान दो, कहीं पे फेंक दो, अपने घर ले जाओ, कुछ भी करो, उससे टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं है। टैक्स तो पूरे 12 मंथ की इनकम पे ही आपको देना होगा। हाँ, अभी आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्शन, कि अगर आप किसी अनाथ आश्रम को दान करते हैं तो वहाँ छूट मिलती है, कितनी मिलती है वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये समझना है कि अगर एक बार सैलरी कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, एक्रू हो जाती है, ड्यू हो जाती है, तो उसका सब्सिक्वेंट वेवर आप बाद में त्यागते हैं उस सैलरी को, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरी आपको 12 मंथ की सैलरी पे टैक्स देना होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन ज़रूर आएगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आप अपनी सैलरी छोड़ते हैं, भारत सरकार को अपनी सैलरी का डोनेशन देते हैं, दान करते हैं, जैसे कई बार देश में सुनामी आ जाती है, कई बार भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे अपील करती है कि भैया मदद करिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी त्यागते हैं। जैसे 12 महीने में से आपने 1 महीने की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट करी, तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, इसे एग्जाम कर दिया जाएगा, केवल 11 मंथ की सैलरी पे ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा आप कहीं और दान देते हैं, छोड़ देते हैं अपनी सैलरी, वो फुल टैक्सेबल होगी। वन सैलरी एक्रू, एक बार जब सब एक्रू हो जाती है, एक्रू मतलब कमा लेते हैं आप, द सब्सिक्वेंट वेवर, वेवर मतलब त्यागना, अगर बाद में आप उस सैलरी को त्यागते हैं, बाय एम्प्लॉय डज नॉट एब्जॉल्व हिम फ्रॉम लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स, एब्जॉल्व मतलब आपको अपनी लाइबिलिटी से दूर नहीं किया जा सकता, यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सच वेवर इज़ ओनली एन एप्लीकेशन, ये जो आप एप्लीकेशन माना जाएगा कि आप इनकम का यूज़ कर रहे हो, और इनकम का यूज़ तो टैक्स देने के बाद ही कर सकते हैं। ऊपर पढ़ा है आपको पीएनएल एप्लीकेशन, टैक्स से पहले थोड़ी आप, वरना तो आप 12 महीने की सैलरी दान कर दोगे किसी को, टैक्स वालों को तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप इसे इनकम का यूज़ ही माना जाएगा और टैक्स तो देना पड़ेगा आपको, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। हैंस चार्जेबल टू टैक्स, इसलिए आपको टैक्स देना होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर ए एन एम्प्लॉय इंस्ट्रक्ट हिज एम्प्लॉयर, आप अपने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट वर्ड तो खैर गलत है, इंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकते, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इन रिसीविंग द सैलरी फॉर अप्रैल 2023, कि आप अप्रैल महीने की सैलरी नहीं लेना चाहते, एंड द सेम माइट बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आप उसे किसी चैरिटेबल यानी कल्याणकारी संस्था को दान करना चाहते हैं। इन दिस केस मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम दैट ही कैन नॉट बी चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी फॉर अप्रैल 23, आप ये नहीं कह सकते टैक्स वालों को कि मैं अप्रैल की तनख्वाह पे सैलरी नहीं दूंगा। इट इज़ ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन, आपने अपने इंस्ट्रक्शन दिया था, मतलब रिक्वेस्ट की थी दैट द डोनेशन वॉज मेड टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय हिज एम्प्लॉयर, इट इज़ ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और एप्लीकेशन इनकम कब हो सकती है, पढ़ाया था अभी पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट, टैक्स देने के बाद, आफ्टर पेइंग टैक्स ही आप अपनी इनकम को यूज़ कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन इनकम में टैक्स तो देना ही पड़ेगा। Hence the salary for the month of April 23 will be taxable in the hand of Mr. A, आपको टैक्स देना होगा।
ही इज़ हाउएवर एंटाइटल्ड टू क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अभी आप पढ़ेंगे डिडक्शन वाला चैप्टर, हाँ वहाँ पे आप छूट ले सकते हैं। अगर आप किसी संस्था को दान देते हैं, चैरिटेबल ऑर्फनेज को, तो आप छूट ले सकते हैं। अमाउंट डोनेटेड टू इंस्टीट्यूशन, अब कितनी मिलेगी वो आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ सैलरी पढ़ाया था। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अपनी सैलरी सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपको सैलरी पे नहीं देना होगा टैक्स, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउएवर इफ़ एम्प्लॉय सरेंडर हिज सैलरी, अगर आप अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनता की भलाई के लिए, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, द सैलरी सो सरेंडर, तो जितनी भी सैलरी आपने त्यागी है, छोड़ी है, वुड बी एग्जेम, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी वाइल कंप्यूटिंग हिज टैक्सेबल इनकम। आपकी इनकम पर टैक्स लगाते समय जितनी सैलरी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट कर दी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल करनी है, तो सबसे पहला तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन देखना है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसे पता चलेगा? अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस साइन किया है किसी के साथ, तो माना जाएगा आप उसके एम्प्लॉय बन गए हैं, तो वहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो सैलरी हेड में आएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस साइन करते हैं किसी के साथ, तो आप एम्प्लॉय नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वो या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। आप फुल टाइम जॉब करें चाहे पार्ट टाइम जॉब करें, सारे, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो सभी एम्प्लॉयर की सैलरी मिलाकर एक साथ सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी, अगर आप किसी अपनी सैलरी छोड़ते हैं एक बार कमाने के बाद, तो वो एप्लीकेशन इनकम है, और एप्लीकेशन इनकम तभी कर सकते हैं जब इनकम टैक्स दे दिया हो। तो आपको इनकम टैक्स तो देना होगा, भले ही आपने सैलरी कहीं पे छोड़ दी, दान कर दी। केवल एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दान करते हैं अपनी सैलरी, सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स इन 1961, तभी आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं दिया जाएगा जितनी सैलरी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डोनेट कर देते हैं। आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।